हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आई एम ऐश्वर्या तिवारी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ एंड आप सभी को धनतेरस की अशेष शुभकामनाएं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर विजिट करके फर्स्ट क्लास अटेंड कर सकते हैं। टुडे वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स लाइक main characteristics of Indus Valley Civilization, the causes of its decline, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके पतन के महत्वपूर्ण कारण। मेरी ये कोशिश थी कि मैं ऋग्वेदिक एरा एंड पोस्ट वैदिक एरा भी इस वीडियो पे कंसाइज कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि इस टॉपिक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। And students recurringly feel as in history is very bulky and it is a never ending job. And I can relate to them pretty well. I am an engineer and when I started studying history, it seemed like a Herculean task for me. It was an unending task. But जैसे मैंने इसे multiple बार पढ़ा, इसके बारे में और जाना, I actually started enjoying this subject. And today I have tried my best to be as creative as possible और जितना मैं इसे कंसाइज कर सकूं और जितने पॉइंट्स इसमें डाल सकूं इसकी मैंने पूर्ण कोशिश की है। बाकी आप अपने फीडबैक एंड रिकमेंडेशंस मुझे देते रहिएगा जैसे आपने पहले भी दिया है। सो लेट्स रियली जॉइन इन टुडेज क्लासेस इन हाई स्पिरिट्स एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय टुडेज सेशन। लेट्स जॉइन इन। थैंक यू सो मच। शुरू करने से पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से ट्रांजिशन होते होते चालकोलिथिक एज में आए, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से अपने में एक मेट्रोपोलिस सेटअप था, अपने टाइम का सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, ये भी हमने देखा। साथ में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से चालकोलिथिक एरा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भी था, उसके दौरान भी था और उसके बाद में भी था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो चलिए आज की क्लासेस हम फिर शुरू करते हैं। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 करेंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं उनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग यानी कि नगरीय संरचना, सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, इकोनॉमिक लाइफ अर्थव्यवस्था, रिलीजियस लाइफ धार्मिक जीवन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टाउन प्लानिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज टाउन प्लानिंग। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पा टाउन्स थे, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे। पहला हिस्सा था अपर पार्ट और सिटाडेल, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा था या सिटाडेल, इट वॉज फोर्टिफाइड यानी कि दुर्गीकृत था। जो दूसरा हिस्सा था वो था लोअर पार्ट यानी कि निचला हिस्सा। ये निचला हिस्सा जो था ये एरिया ज़्यादा कवर करता था और ये शायद जो आम जन थे, जो जनरल पब्लिक थी, उसका निवास स्थान था, उसका रेसिडेंशियल एरिया था। अपर पार्ट और सिटाडेल जो था एक तरीके के ब्रिक्स के बेस में बना हुआ था। आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ये है अपर पार्ट, ये सिटाडेल है और ये जो निचला हिस्सा दिख रहा है ये जनरल पब्लिक का टाउन है। दिस इज द लोअर पार्ट। ये जो वर्ड है ना सिटाडेल, इसी से सिटी वर्ड डिराइव किया गया है और इसी सिटाडेल में रूलिंग क्लास रहा करती थी। यही सिटाडेल रीजन था जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो प्रशासक वर्ग था वो यहाँ रहता था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाउन प्लानिंग में, हाउसेज वेयर अरेंज्ड इन ग्रिड सिस्टम। अब ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जब चीज़ें अरेंज रहती है ना तो उसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की रोड्स थी वो बहुत चौड़ी थी और वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल्स यानी कि 90 डिग्री के कोण में, समकोण में काटती थी। और साथ ही साथ रोड्स के दोनों ही तरफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के घर थे। तो इतनी शानदार प्लानिंग थी उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन की। बर्न्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड फॉर एंटायर टाउन प्लानिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
बर्न्ड ब्रिक्स जो है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्पेसिफिकेशन है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस समय के हिसाब से बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ करना एक बहुत ही एडवांस चीज़ थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलावा जो दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ये भी काफ़ी डेवलप्ड थे, लेकिन ये बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। बेक्ड ब्रिक्स के कंपैरिजन में जो बर्न्ड ब्रिक्स होते हैं, पकी हुई ईंटें होती हैं, वो ज़्यादा मजबूत होती हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, जबकि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थे ये सिर्फ बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। तो इस मायने में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उनसे आगे है। ये जो सिटाडेल था ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ये दोनों ही सिटी यानी कि हड़प्पा और साथ ही मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही सिटी पे प्रेजेंट है ये सिटा। अब आता है दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग का, वो है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। अब ये ग्रेट बाथ क्या था, मतलब विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का। ये जो ग्रेट बाथ था ना, दिस ग्रेट बाथ वॉज अ टैंक सिचुएटेड इन सिटाडेल माउंट। ये सिटाडेल माउंट में प्रेजेंट था ग्रेट बाथ, यानी कि जो रूलिंग क्लास थी हड़प्पा की, जो ज़्यादा पावरफुल लोग थे, उनके एरिया में जो था ग्रेट बाथ प्रेजेंट था। मतलब ये जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए शायद नहीं था, ये एक तरीके का रूलिंग क्लास के लिए के द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ थी। तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो इसका फ्लोर था मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ का, ये बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। फ्लोर ऑफ द bath was made of burnt bricks। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो का, ये है कि इसका महत्व क्या था, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो जो था, इट वॉज नोन फॉर रिचुअल बाथिंग या रिचुअलिस्टिक बाथिंग, यानी कि धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए जाना जाता था, यानी कि धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए इसका प्रयोग होता था। ये जो पूरा टैंक था इट वॉज मेड वाटर टाइट, और ये वाटर टाइट कैसे बनाया गया था, ये बनाया गया था बाइट्यूमिन का यूज़ करके। बाइट्यूमिन का प्रयोग किया गया था, जिससे पूरा जो टैंक था वो लीक प्रूफ था, वाटर टाइट था। अब टाउन प्लानिंग, ये हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया। और ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो है ना, ये इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसमें जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि पूरे समाज का इन्वॉल्वमेंट एक पर्टिकुलर धार्मिक कार्य के लिए कहीं नहीं दिखता है एक्सेप्ट दिस ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। तो ये अपने में एक एक्सेप्शन है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो था वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स ड्रेनेज सिस्टम। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्लीनलीनेस और हाइजीन पे बहुत बिलीव करते थे, इससे हमें ये पता चलता है। ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का था, अब इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम के ड्रेनेज के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो किस तरीके से कनेक्टेड था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का हर घर जो था ना वो ड्रेनेज लाइन से कनेक्टेड था, मतलब वाटर फ्लो फ्रॉम ईच हाउस टू ड्रेनेज लाइन वॉज अश्योर्ड। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा गया था। और हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनरीज। जो ड्रेन्स थे हड़प्पा के वो कैसे थे, दे वे नॉट ओपन, दे वे क्लोज्ड, वो बंद थे, कवर्ड थे। किससे, स्टोन स्लैब से कवर्ड थे वो। उस समय ओपन ड्रेनेज नहीं था, क्लोज स्टोन स्लैब्स थे। और मैन होल्स प्रेजेंट थे, मैन होल फॉर एंटी क्लॉगिंग क्लीनिंग पर्पसेस। तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पॉइंट, वो है ग्रेनरीज।
एक्चुअली सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट कह रही हूँ. ग्रेनरीज वेयर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब ये ग्रेनरीज हमें कैसे पता लगता है कि ये ग्रेनरीज थी, कहाँ थी, कैसी थी? जो मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी है, वहाँ से मोहनजोदड़ो की साइड से हमें एक बड़ा, बहुत ही विशाल, ह्यूज ग्रेनरी मिली है. और हड़प्पा से हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव ग्रेनरीज मिली हैं, मतलब एक पूरे रो में अरेंज्ड हैं ग्रेनरीज, और एक के बाद एक अरेंज्ड है. अब हमें कैसे पता चलता है कि वो ग्रेनरीज हैं? हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि जो ग्रेनरीज जो स्ट्रक्चर है ना, उनके क्रिवाइजेज में, यानी कि उनकी जो दरारें हैं, उनमें हमें वीट एंड बार्ली के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं और जौ के साक्ष्य. अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन कालीबंगम ईच हाउस कोर्टयार्ड हैड इट्स ओन वेल. कालीबंगन जो दूसरी एक हड़प्पा साइट है, वहाँ पे हर एक घर में, उसके आंगन में वेल था, पानी की अवेलेबिलिटी थी, वाटर अवेलेबिलिटी था. और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोथल वॉज अ डॉकयार्ड एंड दैट टू इट वॉज अ ब्रिक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड. ईंटों का बना हुआ एक आर्टिफिशियल मैन मेड डॉकयार्ड था ये, मतलब बंदरगाह था. नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की होगी सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. चलिए अब हम दूसरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट में आते हैं, सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो मैट्रियार्कल था, यानी मात्र सत्तात्मक था. और ये हमें कैसे पता चलता है? न्यूमरस मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगरेंस. वी फाउंड न्यूमरस फिगरेंस ऑफ मदर गॉडेस यानी कि मातृ देवी की टेराकोटा फिगरेंस मिली हमें. हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्लासेस तो प्रेजेंट थी, वर्ग प्रेजेंट थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन द वर्क दे डू. देयर वर क्लासेस प्रेजेंट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग दैट टाइम. जाति प्रथा उस समय नहीं थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय. ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में. इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रशासन कैसा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रशासन था, द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्टेबल. ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत स्टेबल था? वो हमें इसलिए पता है क्योंकि इट लास्टेड फॉर मैनी सेंचुरीज. ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इट लास्टेड फॉर सेवरल सेंचुरी. तो कोई भी चीज जब स्थिर होती है, जब स्टेबल होती है, तभी तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी स्टेबल. Second point is, it is estimated that democratic governance existed in Indus Valley civilization, but it operated from centralized power. यानी कि डेमोक्रेसी थी, लेकिन साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज्ड पावर भी था. Why this centralized power? हमें कैसे पता चलता है? हमें ये इसलिए पता चलता है क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन इज नोन फॉर कल्चरल होमोजेनिटी. यानी कि सामाजिक एक रूपता. जो हड़प्पा कल्चर था वो एक समान था, पूरी हड़प्पन साइट्स का लगभग एक जैसा था. तो वो तभी पॉसिबल है जब एक रूलिंग क्लास हो और वो सब जगह को एडमिनिस्टर करे, सब जगह पे प्रशासन करे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा. इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट ऑपरेटेड फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड पावर. पीपल वेयर पीस लविंग. लोग जो थे वो शांति प्रिय लोग थे, जनता जो थी शांति प्रिय थी. ये अब हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने करवाया, तो उस समय जितने भी वेपन्स मिले, जितने भी हथियार मिले, दे वेयर ऑल डिफेंसिव टाइप, दे वेयर नॉट ऑफ अटैकिंग टाइप. यानी किसी और पे आक्रमण करने के लिए उनका स्ट्रक्चर नहीं था. उनका जो बिल्ड था वो डिफेंसिव पर्पस के लिए था, आत्मरक्षा के लिए था. तो इससे हम ये जान सकते हैं कि पीपल वेयर पीस लविंग. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली फोकस्ड ऑन ट्रेड. हमारे एक्सकवेशंस में से बहुत से प्रूफ्स मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के भी रीजन से ट्रेड रिलेशंस थे. तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रूल था वो मर्चेंट क्लास था. दूसरा एक और कारण है कि भाई मर्चेंट क्लास क्यों रूल करते थे? इसलिए क्योंकि
अगर हम मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कहीं ना कोई रिलीजियस एविडेंस है, मतलब धार्मिक प्रभाव है उनके स्ट्रक्चर्स में। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं भी ये नहीं दर्शाती हैं कि एक कम्युनिटी इंडल्जेंस था रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडस वैली मेनली फोकस्ड ऑन ट्रेड, और वहाँ की क्लास भी जो थी वो मर्चेंट क्लास, रूलिंग क्लास थी। ट्रेड का, व्यापार का ज़्यादा प्रभाव था। अब मेन ऑक्यूपेशन क्या था? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? वो था एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल। अब आपने कभी सोचा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आखिर इतना विकसित कैसे हुआ? हाउ कम इट बिकेम सो डेवलप्ड? सो हियर्स द रीजन। सबसे पहले क्या हुआ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरिया था वो था इंडस रिवर के बैंक्स पे, है ना, सिंधु नदी के किनारे था, उसके शोर पे था। तो इस वजह से क्या हुआ, ज़्यादा फर्टाइल जगह थी ये। आज की डेट में, प्रेजेंट डे, ये एरिया फर्टाइल नहीं है, उस समय था। हाई फर्टाइल रीजन था, तो उस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा। एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस यील्ड, यानी कि यील्ड मतलब समथिंग दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड। सरप्लस यील्ड की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब लोगों के पास पैसा भी था, लोगों के पास मैन पावर भी थी, तो क्या हुआ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ी इकोनॉमी की। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ने से क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा। ट्रेड बढ़ने से क्या हुआ, लोगों के पास वेल्थ आई। और वेल्थ आने की वजह से हुआ अर्बनाइजेशन, हड़प्पा का नगरीकरण हुआ। सो दिस वॉज द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंड वी कैन सी एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो हड़प्पा इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन इरीगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर था वो भी इरीगेशन पे बहुत बिलीव करता था, बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी, वाटर अवेलेबिलिटी वॉज एबेंडेंट। इंडस वैली पीपल वेयर ऑल्सो इनटू कैटल रेयरिंग, मतलब वो एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करते थे, जानवरों का भी पालन पोषण करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इनहेबिटेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी थे, दे वेयर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था, और इसी वजह से इनको मेसोपोटामियंस कहते थे सिंडोन, कॉल्ड देम सिंडोन। ये जो सिंडोन वर्ड है ये सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर से डिराइव्ड है, और ये कॉटन के सप्लायर थे, इसलिए इन्हें सिंडोन कहते थे मेसोपोटामिया। अब हम ट्रेड के बारे में जानते हैं कि ये अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया से तो ट्रेड तो करते थे, लेकिन क्या क्या ट्रेड करते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे, कुछ एक्सपोर्ट करते थे। तो ज़्यादातर ये रॉ मटेरियल्स जो था वो इंपोर्ट करते थे, और फिनिश्ड गुड्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, मतलब ट्रेड जिस फेवर में जाता था, जिस जगह मुनाफा ज्यादा या बेनिफिट ज्यादा होते थे, ज्यादा गेन होता था, वो हमेशा इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेवर में रहा है। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट कर पाई। सो इंडस वैली पीपल न्यू हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू डू ट्रेड। तो किस किस चीज का, बीड मेकिंग, मन के बनाना। बीड्स किस किस से बनते थे, बीड्स वेयर मेड यूजिंग स्टीएटाइट, एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है स्टीएटाइट, जैस्पर, लैपिस लेजुली। ये जो लैपिस लेजुली है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट पॉइंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। लैपिस लेजुली इज अ टाइप ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, और हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैपिस लेजुली से बनी हुई बीड्स और ज्वेलरीज जो थी वो वर्ल्ड फेमस थी उस समय के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के बीच में। ज्वेलरी
ज्वेलरी वॉज ऑल्सो मेड यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग परिचित थे, दे वे अवेयर ऑफ इट। शेल्स, टेराकोटा बीड्स। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा इज बेसिकली बेक्ड क्ले, क्ले को जो बेक कर देते हैं, दैट इज टेराकोटा, इट इज नथिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। पॉटरी, शाइनी एंड ग्लॉसी पॉट्स वेयर मेड, पॉटरी भी करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। अब आता है सील मेकिंग। जो सील मेकिंग है ना, ये एक तरीके की क्वालिटी है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। आज भी प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हम सील्स क्यों यूज करते हैं? बुक्स में सील्स रहती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सील लगी रहती है। वो क्या सिग्निफाई करती है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क है और साथ ही साथ इसका पहले यूज नहीं किया गया है। अगर सील्स ब्रोकन है मतलब उसका यूज हो चुका है। बिल्कुल वही यूज होता था उस समय भी हड़प्पा सील्स का। कॉटन के बैग्स रहते थे, जैसे जो हड़प्पा प्रोडक्ट्स रहते थे उनको कॉटन के बैग्स में रखा जाता था और कॉटन की नॉट रहती थी, गठान रहती थी, उसके ऊपर हड़प्पा सील जो थी उसको प्लेस किया जाता था। और ये हड़प्पा सील्स जो रहती थी ये ज्यादातर स्टेटाइट यानी कि सॉफ्ट स्टोन स्टेटाइट की बनी हुई रहती थी। तो सील्स आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सील्स वेयर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये जो है फर्स्ट हड़प्पन सील है जो कि एक यूनिकॉर्न को दिखा रही है एंड ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सील है जो कि पशुपति सील के नाम से जानी जाती है। मैं सील्स के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 2000 सील्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं और ये सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही बिलोंग करती हैं। और जो प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं हड़प्पन सील्स में जो हम देखते हैं वो है यूनिकॉर्न और राइनोसोरस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। मतलब ये सारे जानवर उस वक्त प्रेजेंट थे, सारे एनिमल्स जो थे उस समय प्रेजेंट थे। हड़प्पा के जो सील्स हैं उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है, उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण ट्रेट है उसकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। तो हड़प्पा की जो लिपि है ना उसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हड़प्पन सील से मिलती है। स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, मतलब अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स थे। जैसे आप इधर भी देख सकते हैं ये एक तरीके की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दिख रही है, ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है और इसे अभी तक डेसिफर नहीं किया जा पाया है, जबकि मेसोपोटामिया वगैरह की सील्स जो है वो डेसिफर की जा चुकी हैं क्योंकि वो मेसोपोटामिया स्क्रिप्ट में तो लिखी रहती थी, साथ ही साथ ग्रीक स्क्रिप्ट ये सारी स्क्रिप्ट्स में भी लिखी रहती थी। बट हड़प्पा सील्स हैव येट दे आर येट टू बी डेसिफर्ड, दे हैव येट नॉट बीन डेसिफर्ड। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, हर एक कैरेक्टर जो है स्क्रिप्ट का वो अपने में एक स्टोरी बताता है, अपने में एक संपूर्ण है। जैसे अगर हमें इंग्लिश लिखनी है तो उसमें अगर हमें कोई वर्ड बनाना है तो हर एक अल्फ़ाबेट को जोड़ के ही एक वर्ड बना सकते हैं, एक सिंगल अल्फ़ाबेट का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन हड़प्पा स्क्रिप्ट ऐसी नहीं, कैरेक्टर का एक मतलब था, नॉट इवन वर्ड। और हड़प्पा स्क्रिप्ट जो थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, अनलाइक हिंदी, अनलाइक इंग्लिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एंड हड़प्पा सील्स। नेक्स्ट पार्ट आता है लग्जरी गुड्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उन लोग फैशन पे भी बिलीव करते थे। They were urbanized modern people of that era. They believed in fashion. और हमें वैनिटी बॉक्स भी मिलता है जिसमें हम मिरर, कॉपर के मिरर्स, लिपस्टिक जो है वो भी मिलती है हमें। ब्रॉन्ज फिगरिन्स भी मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के, और ब्रॉन्ज फिगरिन्स हमें सिटाडेल वाले एरिया से ज़्यादा मिलते हैं। शायद ब्रॉन्ज फिगरिन्स जो थे वो जो अपर क्लास लोग थे उस समय के उनके द्वारा यूज किए जाते थे। और वहीं जो जनरल पब्लिक थी वो ज्यादातर टेराकोटा फिगरिन्स और टेराकोटा टॉयज ये यूज करती थी। ब्रॉन्ज फिगरिन्स वेयर अ स्टेटस सिंबल। जेवल्स मिलते हैं, नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स मिलते हैं। सो दिस टॉक्स अबाउट ऑल द लग्जरी गुड्स एंड फैशन सेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन पीपल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वेट्स एंड मेजर्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के वेट्स एंड मेजर्स थे ये यूनिवर्सल थे, स्टैंडर्ड थे, इनको बाकी सिविलाइजेशन के लोग भी मानते थे और ज्यादातर हमें क्यूबिकल वेट्स मिले। और वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे, बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बाइनरी सिस्टम को फॉलो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई शून्य का आविष्कार, जो जीरो है उसकी जो डिस्कवरी है वो तो बहुत बाद में आर्यभट्ट जी ने की थी। सो हाउ इज दैट पॉसिबल दैट दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड बाइनरी सिस्टम? इट इज़ पॉसिबल क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 0 और 1 हो। शायद 0 और 1 के अलावा कुछ ऐसी कैरेक्टर्स थे जिसका यूज़ करते थे उन लोग। अब आते हैं रिलीजियस लाइफ में। तो
जैसा अभी हमने पहले सोशल लाइफ में पढ़ा फैमिली वॉज मैट्रियार्कल, और मदर गॉडेस के बारे में हमने चर्चा की थी. सो दीज आर दी इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस जो हमें एक्सकवेशन से मिली हैं. मातृ देवी, तो मातृ देवी के उपासक थे. और मदर गॉडेस किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? इट सिग्निफाइज फर्टिलिटी. जब भी उन्हें अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना होता था, और एल्स वेन एवर दे विश्ड फॉर चिल्ड्रन दे यूज टू वर्शिप फॉर मदर गॉडेस. फर्टिलिटी को सिग्निफाई करती हैं. साथ ही साथ ये वर्शिपर ऑफ नेचर थे. लिंगम एंड योनि यानी कि फैलिक गॉड्स को भी वर्शिप करते थे. नेचर के वर्शिपर थे. किसको वर्शिप करते थे? जैसे पीपल ट्री, जिसकी आज भी वर्शिपिंग की जाती है. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से चला आ रहा है. बिलीव्ड इन गोस्ट्स एंड इविल स्पिरिट्स. अब हमें ये कैसे पता चलता है कि ये गोस्ट और इविल स्पिरिट्स पे बिलीव करते थे? क्योंकि एक्सकावेशन में हमें बहुत सारे एम्यूलेट्स मिले हैं, बहुत सारी ताबीज़ें मिली हैं. इससे हमें ये समझ में आता है कि दे वेयर सुपरस्टिशियस एंड दे बिलीव्ड इन गोस्ट्स एंड इविल स्पिरिट्स. आइडल वर्शिप एग्जिस्टेड. आइडल वर्शिप थी. मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगरिंग्स हमें मिली हैं, लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं था. अगेन इट क्लैरिफाइज कि लोग पर्सनली तो रिलीजन फॉलो करते थे, लेकिन कम्युनिटी इंडल्जेंस किसी धर्म विशेष को फॉलो करने का नहीं था. पीपल वेयर सेक्युलर बेसिकली. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेसिकली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल का, वो है पशुपति महादेव सील. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन है, और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा. जो पशुपति महादेव है, ही इज रिगार्डेड एज द मास्टर ऑफ एनिमल्स. इन्हें मास्टर ऑफ एनिमल्स बोला जाता है. और साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं ये सील बनी हुई है. ये पशुपति महादेव हैं. इन्होंने एक हेडगियर पहना हुआ है जो कि 3 हॉर्न्ड है, और साथ ही साथ ये एक योगी के पोस्चर में बैठे हुए हैं. यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी बने हुए हैं, जैसे बफेलो इज प्रेजेंट, राइनोसोरस इज प्रेजेंट, टाइगर इज प्रेजेंट, एलिफेंट इज प्रेजेंट. तो ये एनिमल्स भी कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं. सो डू कीप अ लुक ऑन दिस हड़प्पा सील. और ये जो पशुपति महादेव है, ही इज रिगार्डेड एज प्रोटो शिवा. मतलब जो अभी प्रेजेंट डे शिव जी हैं, उनका प्रोटो टाइप है ये, मतलब प्रोटो वर्जन है पशुपति महादेव. अब रिलीजियस लाइफ का एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है बरियल सिस्टम. किस तरीके से बरी करते थे वो डेड बॉडीज़ को. और बरियल सिस्टम जो था वो ऐसा था कि डेड बॉडीज़ जो थी हमेशा सिटी के बाहर उनको बरी किया जाता था. और बरियल के कई तरीके थे, जैसे क्रीमेशन था एक था पार्शियल बरियल. दूसरा जो तरीका था वो था कंप्लीट बरियल. ये सारे तरीके के बरियल थे, यहाँ तक कि पॉट बरियल भी एक तरीका था. अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्रीमेशन तो आपको पता है, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना जलाकर. पार्शियल बरियर यानी कि आधी बॉडी को बरी किया जाता था, और आधी बॉडी जो रहती थी उसको ओपनली डीके किया जाता था, और फिर उसको फाइनली कंप्लीटली बरी करते थे. कंप्लीट बरियर यानी पूरी ही बॉडी को बरी किया जाता था. पॉट बरियल यानी कि बॉडी को बरी करके जब वो डाई आउट हो जाती थी, जब वो गल जाती थी, तो उसको एक पॉट में डाला जाता था. तो ये सब अलग अलग तरीके की बरियल प्रैक्टिसेस हैं जो कि बताती हैं कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बरियल सिस्टम फॉलो करते थे, उनके कल्चर को बताती है. Graves containing pots, semi-precious ornaments and sometimes copper mirrors have been found. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी ऐसी कई ग्रेव्स दिख रही हैं जिसमें हम कई पॉट्स देख पा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी देख पा रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रेव्स के साथ शायद वो जो लोग थे वो उस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी फेवरेट या उनकी बहुत प्रिय वस्तु थी, इसलिए बरियल के समय उसको उसके साथ गाड़ दिया जाता था. और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो रीबर्थ पे भी बिलीव करते थे. नेक्स्ट पार्ट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी डेवलप थे अपने एरा के हिसाब से. पहली चीज़ तो वो बर्न ब्रिक्स यूज़ करते थे, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. दूसरी चीज़, दे वे आर द ओनली पीपल वो न्यू ब्रॉन्ज मेकिंग, वेरी एक्सपर्ट इन मेटलर्जी. ये ओनली पीपल थे जो ब्रॉन्ज मेकिंग करते थे. दूसरे एरिया से कॉपर तो इंपोर्ट कर लेते थे, और साथ ही साथ उनसे ब्रॉन्ज मेकिंग करते थे. यूज्ड सॉलिड व्हील्स फॉर कार्ट्स. उस समय व्हील्स भी प्रेजेंट थे, और व्हील्स जो थे वो सॉलिड थे, इस तरीके के थे.
स्पोक्ड व्हील्स नहीं थे, मतलब आज के डेट में हम जैसे व्हील्स देखते हैं उस तरीके के नहीं थे, इस तरीके के व्हील्स थे। बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते थे। स्कल विथ स्टिच मार्क्स हैव बीन फाउंड, ऐसे भी स्कल मिले हैं जिनमें स्टिच मार्क्स प्रेजेंट थे। So these are the advancements, these were the advancements of Indus Valley civilization people with regards to science and technology. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के रीजन्स, तो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि आखिर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पतन के मुख्य कारण क्या थे, क्यों थे। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। अलग अलग हिस्टोरियंस, अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं वो अपना अलग अलग रीजन्स, अपने अलग अलग मत देते हैं। तो एक वन ऑफ द रीजंस इज फ्लड्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडस रिवर के तट पे था, तो फ्लड्स इन इंडस रिवर जो है इसकी वजह से, बाढ़ आने की वजह से रिकरिंग बाढ़ आती थी और लोग जो थे उनकी डेथ हो जाती थी, ऐसा बोला है स्कॉलर्स मैके एंड जॉन मार्शल ने। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लो रेनफॉल, मतलब कम ही बारिश होती थी, बारिश की कमी की वजह से क्या था, एग्रीकल्चर रिड्यूस हो गया, लोग जो है स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो दिस पॉइंट इज टोल्ड बाय ऑरल एस्टीन। क्लाइमेटिक चेंजेस में और दूसरा कारण है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, ड्राइनेस बढ़ी, सैलिनिटी बढ़ी, वेजिटेशन कम हुआ और लोग जो है उनकी डेथ हो गई। जो थर्ड रीज़न है वो है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि अर्थक्वेक से रिलेटेड। ये फेयर सर्विस स्कॉलर जो हैं उनके द्वारा दिया गया मत है। फेयर सर्विस ने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को भी बोला है कि इट इज़ अदर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। लास्ट पॉइंट है फॉरेन इन्वेजन्स, मतलब बाह्य आक्रमण। ये कहा गया है गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा और व्हीलर के द्वारा। इनका मानना है कि जो आर्यंस थे उनका इन्वेजन हुआ और उन्होंने जो है उनकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। और इसका मत वो इस आधार पे देते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ है तो उसकी स्ट्रीट्स और रोड्स में बहुत सारे कंकाल मिले हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे कॉल that because of invasions Indus Valley civilization it got declined। हालांकि ऐसा कोई भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है which calls which makes person believe that Aryans invaded Indus Valley civilization। it is not conclusive। जो एक जनरल रियलिस्टिक वे पे मानने लायक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का मेन रीज़न है वो है डिक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, यानी कि कृषि ही कम हो गया था, खेती ही कम हो गई थी। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो गया। ये जनरल व्यू था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्या आउटकम्स रहे, वो भी अब हम पढ़ते हैं। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये सारी चीज़ हम पढ़ रहे थे मैच्योर हड़प्पन फेज़ के बारे में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2600 टू 1900 BCE तक रेंज कर रही थी। जो लेट हड़प्पन फेज़ है वो डिक्लाइनिंग फेज़ है, मतलब जब डिक्लाइन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का तब लेट हड़प्पन फेज़ आया। जो अर्बन फेज़ था इट गॉट वैनिश्ड आफ्टर 1900 BCE। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने भी मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, ये सब क्या हो गए, दूसरे जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे वहाँ पे माइग्रेट कर गए। जो लेटर हड़प्पा कल्चर है इट बिकेम चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक वॉज बैकवर्ड देन हड़प्पा कल्चर, और डिक्लाइन की वजह से हड़प्पा कल्चर जो है वो चालकोलिथिक में कन्वर्ट हो गया। डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली कल्चर, डिसकंटिन्यू हो गया। जो इंडस वैली कल्चर था एक पर्टिकुलर एक सिग्निफिकेंट सा, इट गॉट डिक्लाइंड। ट्रेड जो है इट कम्प्लीटली स्टॉप्ड विथ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। जो इनका व्यापार चलता था अपने बाकी समकालीन सभ्यताओं के साथ वो भी डिक्लाइन हो गया। सो दीज वेयर दी आफ्टर डिक्लाइन कॉन्सिक्वेंसेस। सो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक और फन फैक्ट, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनको मेलुहा बुलाया जाता था मेसोपोटामियंस के द्वारा। सो मेसोपोटामियंस कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एज मेलुहा, और ये मेसोपोटामियन एक्सकवेशन से हमें पता चलता है। और आज के लिए इतना ही हम कंक्लूड करते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस ट्यूसडे को अपलोड करूंगी। आप अपने रिकमेंडेशंस फीडबैक्स दीजिए, कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
And till then, stay happy, stay safe, and wish you all a very happy Diwali in advance. Bye bye. Thank you so much.